जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे हम लोग CSE 2011 के अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रिसेंट पास्ट हैव कॉज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर, बट लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमोसफियर बिकॉज। अब जो CO2 इमिट हो रहा है वो लोअर एटमोसफियर में नहीं रहता है, इसका रीज़न यहाँ पे पूछा है। इट एस्केप इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फियर, the photosynthesis of phytoplanktons in the ocean, the trapping of air in the polar ice cap। ठीक है, क्या कह रहा है? द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एब्सर्ड है कि CO2 जो है लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है क्योंकि वो एस्केप कर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, फोटोसिंथेसिस होता है, ये करेक्ट बात है क्योंकि फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था CO2 इनटेक होता है, तो ये हमारा सही है। तो चलिए सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ए और डी हमारा उड़ गया, बचा 2 एंड 3। एंड ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप, तो ये भी देखिए दोस्तों रीज़न नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता। यहाँ पे बस एक ही रीज़न है, वो है फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन द ओशन। अब अगर आपने फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनके बारे में नहीं पढ़ रखा है बेसिक एनवायरनमेंट में, तो आपको लगेगा कि फाइटोप्लैंक्टॉन ओशन में कब से फोटोसिंथेसिस होने लग गया। तो नहीं दोस्तों, ओशन में भी फोटोसिंथेसिस होता है। नाम में ही देखिए फाइटो है, फाइटो। ठीक है, प्लैंक्टॉन्स। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ओनली 2। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरीके से जो है इनडायरेक्टली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो हम पढ़ते हैं ना, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे बना के पूछ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये जो है ओशन में जो होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से CO2 ट्रैप, इसे क्या कहते हैं? ब्लू कार्बन। अब ये ब्लू कार्बन कब आया था, याद करिए, 2021 के प्रीलिम्स में, कि व्हाट इज ब्लू कार्बन। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मराइन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मराइन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग। अब ये अपवेलिंग डाउनवेलिंग का यहाँ पे फंडा आ गया। अब हमने भी यही देखा था कि जो अच्छे फिशिंग जोन से कहाँ बनते हैं, जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट जो है मिलते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपवेलिंग से क्या होता है। अब देखिए, अपवेलिंग सिंपली अगर आपने इकोनॉमी जो हमारी ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो अपवेलिंग से क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस के ऊपर आता है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट टू द सरफेस। फिर क्या कह रहा है? डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस ना। तो ये मराइन अपवेलिंग जोन में प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। ऑप्शंस थोड़े जो है ट्रिकी से बनाए कि डिकम्पोजर, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म ना। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली इज द करेक्ट। ठीक है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट, न्यूट्रिएंट टू द सरफेस यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ईजिएस्ट क्वेश्चन में कहूँगा, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, और कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू डेसिडियस फॉरेस्ट। ऐसा क्यों होता है? 2023 में देखा है हमने, क्योंकि ये जो सॉइल्स है डेफिसिट होती है न्यूट्रिएंट में, और 2013 में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा है। पुअर वायबिलिटी नहीं, ठीक है, स्लो ग्रोविंग नहीं, फर्टाइल सॉइल ना। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ठीक है, और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे इपीफाइट्स हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। 6% जो है टोटल अर्थ के एरिया का ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, और ये हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है। यहाँ पे आंसर क्या है? 1 ओनली इज द करेक्ट। फिर क्या कहता है, देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन ये है, हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्यों? क्या रीज़न है इसका? हिमालयन रेंज जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी है। इसका रीज़न है दोस्तों, हाई रेनफॉल बिल्कुल नहीं, एक्जोटिक एंड इन्वेटिव स्पीशीज नहीं, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं। यहाँ पे आंसर है दोस्तों बी, कि 2 बायो जियोग्राफिक जोन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल चीज़ें भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट भी देखने को मिलेगी, टुंड्रा, अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन्स, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे हिमालयाज में इतनी जो है बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हिमालयन जोन है, ट्रांस हिमालयन जोन, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। ठीक है, कुछ एक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, 4 एक्ट्स के नाम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में। और क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, कि विच वन ऑफ द अबव हैज बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था
14 या 15 में, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज कन्वेंशन, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ट्रीटी, याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी किस किस में है, चलिए देखते हैं अभी क्या है। सबसे पहले कहता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कस्टम्स एक्ट, माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी पढ़ा था, एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट। तो देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी ये खुद में इतना वाइडर टॉपिक है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी कोई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्लॉजेस होंगे, कोई ना कोई जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इससे रिलेटेड बियरिंग इस पे होगी। माइंस में तो होगा यार, माइंस एंड मिनरल में कितना ज़्यादा एनवायरमेंटल इशू होता है। कस्टम्स एक्ट, यहाँ पे भी जो कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें होगी जो कि हम कस्टम के थ्रू नहीं पास कर सकते, और फॉरेस्ट एक्ट, नाम में ही फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस हमारा आंसर हो सकता है वो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। चलो इस तरीके से सोचते हैं, तो देखिए 4 4 ये गया, बचा गया 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 2 3 4 तो है ही है, बचा 1 में क्या था हमारा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है यहाँ पे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इससे रिलेटेड जो है रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। माइंस एंड मिनरल में यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स के शेड्यूल में मेंशन है कि ये रिजर्व एरिया यहाँ नहीं कर सकते। कस्टम्स एक्ट में जीएमओ जो है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोहिबिट होता है। इसमें देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व विलेज, इन सब के बारे में मेंशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 1 2 3 4, और देखिए 1 2 3 4 डी ऑप्शन में नहीं है, सी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल वाले खुश हो जाइए। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब जो रिच क्लास पुअर क्लास है उनके बीच में स्ट्रगल होगा विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। बिल्कुल इसने नहीं पढ़ना है कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, ये क्या है, डार्विन्स थ्योरी क्या है, सीधा आंसर है डी, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, ये इसका मेंशन है। अब इस पर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो ये पूरा देखिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पूरा एक टॉपिक है जो हमें अभी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कार्ल मार्क्स और गांधी जी में क्या सिमिलरिटी थी, तो क्लासलेस सोसाइटी बनाने की बात करते थे वो, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी। कहाँ देखा था, CSE 2020 में, याद करिए। क्वेश्चन देख लिया, आगे बढ़ गए, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है अभी। फिर क्या कह रहा है, द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमोसफेयर कॉल्ड आयोनोस्फीयर फैसिलिटेट द रेडियो कम्युनिकेशन। वाई, देखिए रेडियो कम्युनिकेशन, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आयोनोस्फीयर क्यों फैसिलिटेट करता है, कहता है रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या कह रहा है कि रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। वेरी लॉन्ग क्या, 10,000 किलोमीटर की होगी, वेरी लॉन्ग मतलब द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेस रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है। सबसे पहले तो देखिए जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, ये अप टू 100 किलोमीटर यहाँ पे रेडियो हम सुनते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग वेवलेंथ नहीं, अलग अलग जगह पे स्टेशन बने होते हैं और वहाँ से जो है ये इतना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा, ये इतना एरिया कवर करेगा। ऐसा नहीं कि रेडियो वेव्स पूरे मतलब वर्ल्ड को यहाँ पे करें, नहीं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर फ्रीक्वेंसी कि कितना एरिया कवर करेगा। तो वेरी लॉन्ग वेवलेंथ गलत। देखिए वेरी लॉन्ग, ये वर्ड भी कैसा यूज़ किया, देखिए वेरी लॉन्ग, ठीक है। और ओजोन कॉजेस रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स ना, ठीक है, ओजोन की वजह से नहीं होता है, ये जो है ओजोन हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में है, बट ये जो आयोनोस्फीयर है इसमें जो चार्ज आयंस होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि 80 से 400 किलोमीटर के एरिया पे लोकेटेड है, इनकी वजह से यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। नीदर 1 and 2 इज करेक्ट, नीदर 1 and 2 इज करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहता बोथ FDI, देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है, बोथ FDI एंड FII आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कौन सा इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इनके फीचर्स को। देखिए पूरा FDI FII आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपली यहाँ पे अभी आंसर बताता हूँ, आंसर है बी हमारा सही है, कि जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो कैपिटल लाने में हेल्प करते हैं, बट FDI जो है वो टारगेट स्पीशीज़ को जो टारगेट करता है स्पेसिफिक सेक्टर्स को, ठीक है। क्योंकि FDI देखिए फार्मा में FDI आएगी, मीडिया में FDI आएगी, मतलब एक सेक्टर में आता है। अब जहाँ जहाँ FII लिखा है वहाँ पे FDI लिख दीजिए, और जहाँ पे FDI है वहाँ पे FII लिख दीजिए, सारा यहाँ पे स्वैप हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे FDI देखिए दोस्तों मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू FII, ठीक है। या आप ऐसे चार्ट बना के भी लिख लीजिए FDI FII। फिर क्या कहता है, FDI फ्लो ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट, नहीं, FII फ्लोज इन द सेकेंडरी मार्केट एंड FDI जो है प्राइमरी मार्केट को टारगेट करता है।
फिर क्या कहता है, FII ब्रिंग्स द बेटर मैनेजमेंट, नहीं, FDI ब्रिंग्स द बेटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, और FII जो होता है वो सिर्फ कैपिटल लाता है। तो यहाँ स्वैप हुआ है, यहाँ स्वैप हुआ है, यहाँ स्वैप हुआ है, आंसर है हमारा बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन से 8 चीज़ें हमें पता चल गई, FII के 4 पॉइंट, FDI के 4 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। अब यहाँ पे ओनली वर्ड देख के आप इसे गलत कर सकते हो, बट चीज़ों को समझना है, और अभी हम इसका डिफरेंस भी समझ चुके हैं। 2021 में भी FDI FII वाला क्वेश्चन आया था, याद करिए। ठीक है, 2020 में भी आया था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अभी। कहता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज़ बिन डेवलप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, GM मस्टर्ड हमने देख लिया, BT कॉटन हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद 2012 में भी हमने एक BT से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, BT ब्रिंजल जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए है। ठीक है, जो फ्रूट एंड शूट बोरर जो है ना, पेस्ट यानी कि कीड़ा, उसे यहाँ पे जो है लड़ने के लिए बनाया गया था हमारा BT ब्रिंजल। याद रखेंगे इसे, टेस्ट एंड फ्लेवर नहीं, ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं, शेल्फ लाइफ, पेस्ट रेजिस्टेंट। जो GM मस्टर्ड है किस लिए था, मैंने आपको बताया था, ये वो वीडीसाइड जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, उस टाइम का करंट अफेयर है आम आदमी बीमा योजना के बारे में। कहते हैं आम आदमी बीमा योजना, द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30 से 65। एज ग्रुप गलत, ये 18 to 59 एज है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रैप्स मैंने बताया था कि एज ग्रुप गलत देते हैं, तो ये सही है दोस्तों, ये लगता है। ठीक है, फिर देखिए, द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली और अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन द रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। ठीक है, थर्ड देखते हैं, देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप अप टू 2 चिल्ड्रन टू बी इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन क्लास 9 and 12। ये भी यहाँ पे सही है। तो देखिए दोस्तों, ये 2012-13 उसके टाइम की ये स्कीम है। ठीक है, तो तब इसमें न्यूज़ करंट अफेयर में भी आया होगा, जैसे हम अभी PM किसान पढ़ते हैं जो कि अभी न्यूज़ में होती है। ठीक है, तो ये तब का करंट अफेयर है, तो इस पर ज़्यादा जो है टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पे आंसर है हमारा सी। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। अब आपको लगेगा क्लास भी गलत दे सकते हैं, बट ये करंट अफेयर होगा तब का, तो अच्छे से हमें तब के एस्पिरेंट्स ने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइस में ब्रेंट क्रूड ऑयल इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू इन द न्यूज़। ब्रेंट क्रूड ऑयल, याद करिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, 2020 में पेपर में आया था कि वो ऑयल से रिलेटेड है। वैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स है यहाँ पे, इट इज़ अ मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, इट इज सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी। नेक्स्ट देखिए, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। क्या बात कर रहे हो यार, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कोई पानी नहीं है कि उसमें सल्फर नहीं होगा। पानी में भी सल्फर की मात्रा मिल जाती है, तो क्रूड ऑयल में तो मिलेगी ही, समझिए इसे। तो ये डज नॉट कंटेन सल्फर, बड़ी गलत बात कर दी। थर्ड हटा दीजिए, 1 and 2 हमारा सही आ गया। 1 हमने पहले ही सही किया था कि इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, बाकी नॉर्थ सी में तो ये मिलता ही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, सॉरी ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स। ऐसे ही वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट होता है, ऐसे देखिए बोनी लाइट करके एक जो है क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर एक तपिस क्रूड करके होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है इनके ऑयल प्राइसिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 and 2। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। आ गया दोबारा से न्यूक्लियर एनर्जी। तो हैवी वाटर जो है दोस्तों, ये एक्ट करता है एज अ मॉडरेटर। ठीक है, ये मॉडरेटर करके एक्ट करता है इन अ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अब ये मॉडरेटर क्या काम करता है, ये स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, और हैवी वाटर देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है एक हैवी वाटर के, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भी कहते हैं, क्योंकि स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडिया इफ द रिलीजियस कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, तो क्या स्पेशल एडवांटेज उनको मिलेगा? अगर आपको नेशनल माइनॉरिटी यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है तो क्या एडवांटेज मिलेगा, ऐसा क्या? ठीक है, देखते हैं। इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द PM's 50 पॉइंट प्रोग्राम। सही बात है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए ही है, कैन वर्ड भी है यहाँ पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट द रिप्रेजेंटेटिव टू द कम्युनिटी ऑफ लोकसभा। नहीं यार, कहाँ ऑटोमेटिकली, MP बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही MP नहीं बन जाता है। चलो नॉमिनेट हो जाते हो तुम, तो वो हमने देखा भी है कि कितने लोग नॉमिनेट होते हैं, कैसे होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नॉमिनेट नहीं यार, ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है।
इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप बना सकते हो और रख सकते हो। ये सही बात है। क्यों? आर्टिकल 30 हमने देखा था माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला। बाकी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, 10-15 पॉइंट प्रोग्राम में यहाँ पे चीज़ें रहेगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 and 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ गया दोस्तों 1 and 3 इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो माइनॉरिटी वर्ड है दोस्तों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिए। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है दोस्तों, पार्लियामेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है माइनॉरिटीज़ को। अभी इंडिया में 6 माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, अभी इंडिया में 6 माइनॉरिटीज़ यहाँ पे है। ठीक है, 6 अलग अलग माइनॉरिटीज़ है। बाकी देखिए 15 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या आता है, तो वही एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करना है, ये सब होता है। आंसर है हमारा 1 and 3। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इंडिया इज़ अ होम टू लैक्स ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वर्ड गलत है, यहाँ पे दिव्यांग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिव्यांग वर्ड होना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट अवेलेबल टू देम अंडर लॉ। व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर। रैम्स इन द पब्लिक बिल्डिंग, सही बात है, कुछ बहुत बड़ा तो यहाँ पे नहीं लिख दिया। ठीक है, कि एक एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, नहीं, रैम्स की बात करिए। प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग ऑफ बिजनेस, सही बात है, प्रिफरेंशियल ही किया है, ऐसा नहीं कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, प्रिफरेंशियल। फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर इन द गवर्नमेंट रन स्कूल, करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे सही है। फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18, ठीक है, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड, रैम्स इन द बिल्डिंग, और रिजर्वेशन जो है दोस्तों यहाँ पे 4% रिजर्वेशन इन द जॉब्स। ठीक है, 4% रिजर्वेशन इन द जॉब की यहाँ पे बात करी गई है, याद रखिएगा। अभी के एक्ट में जो है यहाँ पे ये चीज़ें आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल 3। देखिए सोशल जस्टिस, तीनों पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, 1 to 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि विथ व्हाट पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क किस पर्पस से यहाँ पे बनाया जा रहा है, ऐसा ये पूछ रहे भाई साहब। तो क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, सही बात है, पॉजिटिव बात है, फॉर फूड प्रोसेसिंग। पीएम संपदा एक स्कीम ऐसे आ रखी है। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एंड रिड्यूस द वेस्टेज, करेक्ट। टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग इन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ें करने की बात है, बट इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी देने की बात नहीं थी इस पर्टिकुलर स्कीम में। कि स्कीम भी पुरानी, इसके प्रोविजंस भी पुराने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर है यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट। एमर्जिंग कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देने की बात नहीं हुई थी। सो आंसर हियर इज 1 and 2 इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाह रहे भाई साहब, कि द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। 2018 का क्वेश्चन याद कर लो यार, 2017-18 का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आता है। ये जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आता है, ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल। यहाँ पे आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट by the way of taxes and other receipt for the conduct of government business are credited to। बेसिक हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि सारा रेवेन्यू जो यूनियन गवर्नमेंट को आता है टैक्सेस और रिसीट से, ये कहाँ जाता है भाई। ऊपर ही पढ़ा था अभी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी 267 आर्टिकल, पब्लिक अकाउंट 266, डिपॉजिट एंड एडवांस नहीं। सिंपल डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है ये, इकोनॉमी और लक्ष्मीकांत दोनों का मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम कंट्री। माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। इट इंक्लूड बोथ कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। द सर्विस रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस इज क्रेडिट, सेविंग्स, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफर। अब क्या होता होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 38 सीधा है यार, चारों चीज़ें होती है, और अभी तो ये चारों चीज़ें होती है। 24 में क्वेश्चन आएगा तो माइक्रो फाइनेंस ये चारों चीज़ें करता है। ठीक है, फंड ट्रांसफर, ये सब चीज़ें, रेमिटेंस से रिलेटेड चीज़ें भी देखता है। इससे रिलेटेड देखिए एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इसका आंसर क्या है, डी। डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन, और ये तो हमने देख लिया 1 to 3।
साउथ ईस्ट एशिया हैव कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी ओवर स्पेस एंड टाइम एज अ जियो स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा, ठीक है, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये वाला रीजन की बात हो रही है, आसियान कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि भाई जियो स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, जियो इकोनॉमिकली नहीं स्ट्रैटेजिकली पूछा है। चलो देखते हैं। इट इज़ अ हॉट थिएटर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ, यूरोप में लड़ा गया था मेनली। लोकेशन बिटवीन एशिया, एशियन पावर, इंडिया एंड चाइना। It has a great arena of superpower confrontation during Cold War, and location, strategic location between Pacific and Indian Ocean and preeminent maritime character। ये है दोस्तों यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस। ये सब नहीं है सुपर पावर कुछ। डी इज़ द करेक्ट आंसर। है देखिए, ये भी अगर आपने मेंस आईआर के जियो पॉलिटिक्स वाले चीज़ें अगर समझी होती ना, तो आसानी से आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते थे कि जो साउथ ईस्ट एशिया क्यों प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसका लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, A company marketing a food product advertises that it item does not contain the trans fat। ट्रांस फैट नहीं है उसमें, ठीक है, ट्रांस फैट फ्री है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ट्रांस फैट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। द फूड प्रोडक्ट इज नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है, द फूड प्रोडक्ट इज नॉट मेड अप ऑफ एनिमल फैट्स एंड ऑयल। फिर क्या कह रहा है, द ऑयल यूज इज नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नॉट लाइकली टू कॉज। देखिए, नॉट लाइकली कोई 100% बात है, एकदम पॉसिबिलिटी की बात करें। थर्ड तो हमारा सही है, तो थर्ड कहाँ पे, 2 ऑप्शन में, सर 3 ऑप्शन में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखिए, ट्रांस फैट द इट इज प्रोड्यूस नॉट फ्रॉम द हाइड्रोजनेटेड ऑयल। देखिए दोस्तों, ट्रांस फैट कब डेवलप होता है, जब यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज होता है तभी। ठीक है, ऑयल अगर यूज हो रहा है अच्छा वाला, इसका मतलब नहीं कि वो ट्रांस फैट ही होगा। ठीक है, नॉट मेड अप ऑफ एनी एनिमल ऑयल, ये गलत है। ठीक है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं होगा, ये सही है ट्रांस फैट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अगर कोई ऑयल से ही नहीं बना होगा, इसका मतलब ट्रांस फैट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हटा दीजिए, आंसर है हमारा 1 and 3 इज करेक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे लिए अच्छा है, और जो हमारा सैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट जो होता है वो हमारे लिए बुरा है। ठीक है, अगर लो एलडीएल है, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड, जो अगर कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ठीक है, एलडीएल, तो ये जो है दोस्तों हमारे लिए ख़राब है, ये हमारे हेल्थ को डैमेज करता है। एलडीएल, एचडीएल क्या है, हाई डेंसिटी लिपिड, ये हमारे जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमें लगेगा हाई डेंसिटी लिपिड है तो ये तो ख़राब होगा, नहीं, एचडीएल अच्छा है, एलडीएल ख़राब है। याद रखिए, उल्टा है इसका सारा, अनसैचुरेटेड अच्छा है, सैचुरेटेड ख़राब है। तो ये ऐसे स्वैप वाला जो है क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। ठीक है, मनरेगा से कौन यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। एडल्ट मेंबर ओनली ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं, एडल्ट मेंबर बिलो पॉवर्टी लाइन, एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी एंड एडल्ट मेंबर इन एनी रूरल हाउस होल्ड। देखिए रेस्ट्रिक्शन आ गया, ऑल ओबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, बीपीएल रेस्ट्रिक्शन, SC ST रेस्ट्रिक्शन, कोई भी जाओ काम पाओ, यही है मनरेगा का मंत्र। ठीक है, जो कि 2005 के एक्ट में आया था मनरेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम सिटीजन होनी चाहिए इंडिया के, 18 साल से ज़्यादा तुम्हारी एज होनी चाहिए। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड तुम होने चाहिए, और अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे अनस्किल्ड देखिए दोस्तों, वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। मनरेगा के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन हम देखेंगे, बट ये याद रख लीजिए, एनी हाउस होल्ड कैन वर्क देयर। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरा मेंस रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी, अभी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है अभी के हिसाब से, अब ये 10 साल पहले का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं। द इंडिया वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन द ईस्ट एशियन अफेयर। सही बात है, इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर तो हमें बनना ही है, कोई यहाँ पे असर्टिव बात नहीं करिए। इंडिया वांट टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कहाँ, इंडिया कहाँ, क्या चल रहा है, 2012 की बात है। आज का इंडिया अलग है, तब का अलग है। वैक्यूम कोई हमने फील नहीं किया था। इंडिया वांट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। सही बात है, ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हम यहाँ पे स्टैब्लिश करें, एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, सेकंड यहाँ पे गलत है हमारा। ठीक है, 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज रॉन्ग। आगे देखते हैं, व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा। कहता है व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रेफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आस्क टू रिजाइन एंड प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन। देखिए, अगर बजट अगर
पास नहीं होता है, इसका मतलब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं तो क्या होगा, रेजिग्नेशन, ठीक है। वही अगर कट मोशन, अब देखिए बजट पास नहीं हुआ तो रेजिग्नेशन, कट मोशन अगर पास हो गया तो रेजिग्नेशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो रेजिग्नेशन, सेंश्योर मोशन अगर पास हो गया तो रेजिग्नेशन, और बजट अगर पास नहीं हुआ तो भी रेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलिटी का 43 नंबर, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये बड़ा ही, भाई इलेक्शन में वोट करना इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। मैंने बताया था 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, रट लीजिए, याद रख लीजिए। आगे चल के एक बार क्या होगा, CAPF का हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा होगा तो ये गलत बन जाएगा, बट अभी तो ये सही है। अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियल, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नहीं यार, फाइनेंस कमीशन सीधा सीधा जो प्रोसीड्स है, जो नेट प्रोसीड जो है हमारे टैक्सेस का, उसके बारे में फॉर्मूला देता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये बस रिकमेंडेशन देता है कितना पैसा किसको मिलेगा, बात खत्म। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, नन। तो देखिए नन भी कभी कभी आंसर हो सकता है, और फाइनेंस कमीशन इतना प्रेडिक्टेबल टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल हम यहाँ पे पढ़ते ही है। और देखिए इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों फाइनेंस कमीशन के, ये हमेशा जो है जज ऑफ हाई कोर्ट के लेवल का इनका जो है इनका ओहदा होना चाहिए, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट लेवल, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 280 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसे अपॉइंट करते हैं, और ये नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। ओके, तो पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, ये याद रखिए। बाकी स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमी, वाइड एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें तो है ही। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, और इसको थोड़ा कनेक्ट करिए 2020 CSE वाले क्वेश्चन से, कि विच वन ऑफ द अबव इज द ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। आँख बंद करो, 1 2 3 लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें इतनी सारी इंक्लूसिव चीज़ें और नाम में यूनिवर्सल है, एजुकेशन, पब्लिक सर्विस, फूड, आंसर इज डी। ज़्यादा इसमें हमें सोचना नहीं है। 2020 में क्या क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से रिलेटेड किस में प्रोविजन देखने को मिलते, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट लिखा था, एक में फंडामेंटल ड्यूटी था, और एक में DPSP था शायद, या प्रीएम्बल था, ऐसे। तो तीनों आंसर है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कहता है देर इज कंसर्न, मतलब एक डर है, कंसर्न है, ओवर द इंक्रीज इन द हार्मफुल अल्गल ब्लूम इन सी वाटर ऑफ द इंडिया। व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दिस फिनोमिना, ठीक है। व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दिस फिनोमिना। देखिए, अपवेलिंग इन द सी, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, एंड डिस्चार्ज ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एस्चुरीज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्गल ब्लूम जो होता है, इसके कॉजेस पूछे। अब देखिए अल्गल ब्लूम, देखिए दोस्तों, यूट्रॉफिकेशन एक फंडा होता है जो हमने शंकर IAS या फिर एनवायरमेंट में पढ़ा है, कि जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर जब आता है किसी लेक में या किसी जगह पे, तो यहाँ पे अलगी का जो है ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इसे ही कहते हैं अल्गल ब्लूम। तो देखिए इसके रीजन क्या है, डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट, सही बात है, इसी से अल्गल ब्लूम आएगा। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मानसून, इससे भी देखिए जो फर्टिलाइजर होंगे फील्ड में वो सब आ जाएंगे। अपवेलिंग, इससे तो न्यूट्रिएंट आता ही है, तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ गया, ऑल 3 इज करेक्ट। कि कंसर्न क्यों है, क्या कॉजेस है, तो तीनों कॉजेस है इसके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन सीधा रिपीटेड है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस तो भाई CO2 लेता है, 1 हटाओ, 2 3 एंड 2 3 4, आंसर है 2 3 4। रिस्पिरेशन में CO2 निकलता है, ऑर्गेनिक मैटर के डीके में निकलता है, वोल्केनिक एक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, और डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली USA डिसाइडेड टू सपोर्ट द मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन द मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एंड वेसेनार अरेंजमेंट। देखिए NSG हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम ये 2020-22 में हम देख चुके हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वेसेनार अरेंजमेंट, ये 2 ही बचे थे, ये भी अभी कवर हो जाएगा आराम से। चलिए अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है एक इनफॉर्मल, देखिए कितने बड़े स्टेटमेंट है, ये भी देख लीजिए, डराने की निंजा टेक्निक है। ये जो है इनफॉर्मल ग्रुप है विच अलाउ एक्सपोर्टिंग कंट्री टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन प्रोलिफरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वेसेनार अरेंजमेंट इज द फॉर्मल ग्रुप ऑफ OECD होल्डिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव, मतलब OECD क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और ऐसा ही कुछ देखिए यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव है वेसेनार अरेंजमेंट में ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कंप्राइजेस
प्रीडोमिनेंटली एशियन, अफ्रीकन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। क्या क्यों यूरोपियन को क्यों नहीं लोगे भाई? वेयर एज द मेंबर कंट्री ऑफ वेस्टर्नर अरेंजमेंट आर प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में इतना प्रीडोमिनेंट ग्रुप अगर है तो हमें पता है कि अच्छा G7 में ये कंट्री हमें पता है, बट यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी गई ना, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है दोस्तों। ठीक है, क्यों गलत है मैं बताऊंगा। ये देखिए, याद रख लीजिए, इस तरीके से बड़े बड़े स्टेटमेंट बना के ट्रैप बिछाया जाएगा कि प्रीडोमिनेंटली ये कंट्री है, प्रीडोमिनेंटली ये है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव है। ये ट्रैप वर्ड्स है। मैं हमेशा जब बोलता हूँ ना कि ये ट्रैप वर्ड है तो उसे अलग पेन से हाईलाइट कर दीजिए करिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रैप आगे सेट होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है ना, इसके बारे में जान लीजिए। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये जो भाई साहब है ना, ये केमिकल वेपन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से रिलेटेड। तो ये जो पहला पार्ट है ना इसका कि केमिकल बायोलॉजिकल वेपन, ये सही है। जो ट्रैप है वो है सेकंड में। ये जो वैसेनार है दोस्तों, ये OECD के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है। वैसेनार जो है ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है ऑफ ड्यूअल यूज गुड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ड्यूअल यूज गुड ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो भी हथियार होते हैं इनसे रिलेटेड ही होता है। ठीक है, बाकी देखिए वैसेनार में यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 42 कंट्रीज़ है। ठीक है, वैसेनार में हमारे 42 कंट्रीज़ है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी 42 कंट्री है। क्या इंडिया इन दोनों का मेंबर है? तो हाँ, इंडिया इन दोनों का मेंबर है। इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ बोथ वैसेनार एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ठीक है, और बाकी देखिए दोस्तों, ये प्रीडोमिनेंटली ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब ये 42 मेंबर्स सारे याद तो रह नहीं सकते। ठीक है, तो ये ऐसा कोई प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे है नहीं। आंसर आ गया हमारा नीदर 1 and 2 इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 49 डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। द सर्फेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर बिलो इज स्टिल लिक्विड। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका सिंपल रीज़न है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला लेयर जो है हमारा बर्फ़ बन जाएगा, बट नीचे जो है लिक्विड हमेशा रहेगा। और अगर आपने मूवीज़ में भी देखा है तो वो बर्फ़ के ऊपर से चलते हैं, फिर बर्फ़ टूट जाता है, नीचे पानी होता है। ठीक है, तो ये सिंपली इसका ये रीज़न है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आंसर इज सी। आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं। सेम टेम्परेचर, नहीं। ठीक है, नन ऑफ द स्टेटमेंट नहीं। यहाँ पे आंसर क्या है? सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, तो वाटर देखिए एक्सपांड होना चालू कर देता है 4 डिग्री के ऊपर और फ्रीज हो जाता है, और नीचे वाला जो है लिक्विड ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट अभी अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।